ये सवाल है कि बायोलॉजिस्ट का एक नया ग्रुप निकला है जिसे रेडिकल डार्विनियन थिंकर्स अपने आप को कहते हैं। उनकी एक किताब पढ़ने का मुझे इत्तेफाक हुआ, तो उस पर मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ जो हुजूर की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो सारा जोर इस बात को साबित करने में सर्फ करते हैं कि नेचर में जो कुछ नज़र आता है वो सब इत्तेफाक से है और इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, इसमें किसी रहम की और कोई मर्सी की। मैं जानता हूँ इन बातों को, ये उनका महज एक भागने के लिए उज़र है। उसकी वजह यह है कि इन साइंसदानों ने जितने जोर मारने थे मार लिए, ये डिज़ाइन का मैकेनिज्म हल नहीं कर सके। डिज़ाइन लाजिमन है, उसके बगैर वो चीज़ उस तरह बन नहीं सकती, और चूंकि उसका हल मालूम नहीं कर सके खुदा की हस्ती को तस्लीम किए बगैर, इसलिए उन्होंने डिज़ाइन का इनकार कर दिया है। जब डिज़ाइन का इनकार करते हैं तो फिर एवोल्यूशन के शुरू से चलें और रुख उसका देखें क्या बनता है। अब मसलन एक जंबो जेट है, उसमें ये डिज़ाइन का इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, कि कर सकते हैं? नहीं। अगर नहीं कर सकते तो जंबो जेट को चांसी से बना के दिखा दें। एक साइंसदान ने जो इन साइंसदानों को पागल कहता है, उसने कहा है ये तो इनकी मिसाल तो ऐसी है जैसे जंक यार्ड में जिसमें जंबो जेट के पुराने जंबो जेट्स के टुकड़े पड़े हों, वहाँ तो आ जाए बगोला उठे बेक, और बहुत खौफनाक बगोला उठे, और जब वो खड़ा हो तो जंबो जेट तैयार हो। सारे पार्ट्स मौजूद हैं, हर पार्ट जिस वक्त बनाया गया था, जिसने भी बनाया था, हम फर्ज कर लेते हैं इत्तफाकन था। कहता है अगर ये मुमकिन है कि उस बगोले से जंबो जेट्स के पार्ट्स अपनी अपनी जगह जाके जुड़ जाएं, तो फिर आप कह सकते हैं कोई डिज़ाइन नहीं। डिज़ाइन के मुतालिक जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उनकी बातें पढ़ें। जो साइंटिस्ट एवोल्यूशन के ऊपर उसके टाइम स्केल पर गौर करते हैं, वो इनको चैलेंज करते हैं साइंटिफिकली, अगर जो खुद भी खुदा के कायल नहीं। ये अजीब बात है। वो कहते हैं एवोल्यूशन एक नामुमकिन चीज़ है साइंटिफिकली स्पीकिंग, क्योंकि 1 बिलियन साल में इस एवोल्यूशन का पैक होना इत्तेफाकात के नतीजे में हो ही नहीं सकता। यहां खड़े हो जाते हैं हो जाके, मगर सवाल इतना भारी उठाया है जिसका कोई हल ये जो डार्विनियंस हैं ये पेश कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि अगर एवोल्यूशन के पहले कदम को भी आप देखें तो उसके बाद इंसान तक जो कदम सही सिमत में उठने चाहिए वो इत्तेफाकात से उस सिमत में उठ सकते हैं। ठीक है, अगर ना उठ सकते, कानून कुदरत के खिलाफ होते तो एवोल्यूशन होती ही ना। लेकिन उस सिमत में उठने की बजाय इस सिमत में भी उठ सकते हैं, इसमें भी और लाखों सिमतों में उठ सकते हैं। उन लाखों में से एक सिमत में उस कदम का उठ जाना ये एक इत्तेफाक, लेकिन जब दोबारा उसी सिमत में दूसरा कदम उठे तो ये इत्तेफाक पहले इत्तेफाक से मल्टीप्लाई कर जाता है, और जब तीसरी दफा फिर उठ जाए उसी सिमत में तो ये मल्टीप्लिकेशन ऐसी फिगर्स पैदा करती है जिसको साइंसदान माइंड बॉगलिंग कहते हैं। एक साइंटिस्ट ने इत्तेफाकात के इस हिस्से पर गौर करके और उसके मैथमेटिक्स को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। मैथमेटिक्स अपनी जगह दुरुस्त है। वो कहता है कि एवोल्यूशन के लिए जो इत्तेफाकात पर मबनी हो, सिर्फ सारी एवोल्यूशन के लिए नहीं, पहली डीएनए के लिए, डीएनए बनने के लिए जो इत्तेफाकात पर मबनी हो, उसके लिए 10 raised to the power of 149 चाहिए वक्त। अब जिनको मैथमेटिक्स की कोई शुद्ध बुद्ध है, उनको
इल्म वो जान सकते हैं क्या फिगर है, ये क्या बला है। 10 रेज टू द पावर 149, यानी एक लिखकर मनफी लगा दें उसके साथ और 149 जीरो लगा दें। ये फिगर जो है ये इतनी बड़ी फिगर है कि जितने सारी कायनात में सब एटॉमिकल पार्टिकल्स हैं उनसे भी ज्यादा है ये फिगर। इस कायनात का हुजम इतना है कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक 20 मिलियन लाइट ईयर्स लगते हैं। इतने बड़े दायरे में कोई खला नहीं है, हर चीज भरी हुई है। उसको काउंट करें तो ये जीरो जो है ये उससे ज्यादा बनेंगे। 149 जीरो तो अनबिलीवेबल फिगर है। तो ये साइंसदान कहते हैं, वो साइंसदान कहता है जो मैंने कैलकुलेट किया है सिर्फ डीएनए बनने के लिए अगर गेम ऑफ चांस को मैथमेटिकली शुमार किया जाए तो ये इसकी फिगर बन रही है। अब बताएं कैसे पागल लोग हैं ये। पागल इसलिए कि जिद की हुई है ना, मौलवी हैं ये साइंसदान के, हर इल्म में मौलवी होते हैं। ये साइंसदानों के मौलवी हैं ये लोग, कट्टर, क्योंकि हजारी मिजाज हैं। जिन मर्जी दिल्ली तो मानते नहीं, इनको आपको अपनी आंख तो बना के दिखा दो, चलो सिर्फ ये चैलेंज दे दें, जितना मर्जी जोर लगा लें कि डिजाइन नहीं करना, पहले आंख बना के दिखा दो। आंख के लिए जो अंदरूनी डिजाइन है उसको इत्तेफाकात से जड़ के दिखाओ। डार्विन की एवोल्यूशन के मुताबिक इत्तेफाकन किसी जानवर के इस हिस्से में या किसी हिस्से में, और इत्तेफाक से हर दफा यही हिस्सा बनता है उसका जहां उसको होना चाहिए आंख को, इसमें उसको छोड़ दें कहीं भी हो। इत्तेफाक से किसी जानवर के सिर्फ एक डेले की जगह कोई बन जाए, गोल सी चीज को पैदा हो जाए। अब वो गोल चीज इतनी शफाफ हो और इतनी बेजबी हो, जो अदसा है उसकी शक्ल की हो, यानी लेंस की शक्ल की, कि उसका एक फोकल पॉइंट बनता हो। किसी जमाने में बाद में इत्तेफाकन एन फोकल पॉइंट पर जाकर एक रेटिना बन जाए और इत्तेफाकन इर्द गिर्द के मसल्स उसको कम करना, बड़ा करना और उसकी मुनासिब हरकतें दाएं बाएं ऊपर नीचे, उसके लिए वो तैयारी अपनी तौर पर करना शुरू कर दें। अभी नजर कुछ नहीं आ रहा। इत्तेफाक का ये मतलब है ना, ब्लाइंड एवोल्यूशन का ये मतलब है, डिजाइन कोई नहीं है। इत्तेफाकन आंख की जगह एक छोटा सा आंख का पुर्जा पैदा हुआ, इत्तेफाकन उसमें से रोशनी किसी जगह पड़नी शुरू हुई और इत्तेफाकन जो उसके पीछे एक पर्दा बन गया और इत्तेफाकन बगैर डिजाइन के उस पर्दे के अंदर रॉड्स एंड कोन बन गई और स्याह सफेद के कॉन्सेप्ट के लिए एक चीज बन गई, एक रोशनी के कॉन्सेप्ट के लिए चीज बन गई। और एन छोटे से स्पॉट पर जो चीज बनी वो ऐसे पर्दे पर बन रही है जो साथ साथ डेवलप भी हो रहा है, और जब उसकी तस्वीर मिटती है तो वो रिकॉर्ड हो जाती है कहीं। अब आपने जो देखा है यहां इस पर देख रहे हैं, आंखें बंद कर लें तो ये तस्वीर मिटेगी तो नहीं। बाद 20-20, 25-25 साल के बाद आपको याद करेंगे, याद है, हाँ हमें याद आ गया है, ये था, यहाँ बैठे हुए थे फलां, यहाँ ये बातें हो रही थी। तो ये चीजें जो हैं ये अभी और आगे बढ़े। वो जो तस्वीर बने उसके पीछे एक कॉर्ड बन जाए खुद इत्तेफाकन, इसको ऑप्टिकल कॉर्ड कहें, और फिर दो आंखें तो दोनों की कॉर्ड एक दूसरे से मुत्तफिक हो जाएं और एक ही जैसा पैगाम भेजें। और इत्तेफाकन सर के पीछे इस पैगाम को जो तस्वीर की सूरत में नहीं है, सिर्फ पल्सेस हैं। अव्वल तो कॉर्ड में पल्सेस पैदा होना और उस जगह की जो नुक्ते में चीज बनी हुई है उसकी पल्सेस को पीछे मुंतकिल करना, ये किस इत्तेफाक से पैदा हुआ है। और फिर पीछे जो दिमाग है उसमें कोई ऐसी जगह जाके वो पैगाम पहुंच के खत्म होता है जो आगे फिर एक पूरा लेबोरेटरी सिस्टम है,
फौरी तौर पर आपको बता रहा है कि तुम क्या देख रहे हो, हालांकि तस्वीर पीछे नहीं पहुंची। जो रोशनी है वो तो पर्दे में रुक गई वहां जाके, उसने तो कुछ भी नहीं किया आगे। उसके पीछे जो काम शुरू हुआ है, ये एक नया काम शुरू हो गया है। और फिर जो तस्वीरें बनी वो लाइफ लाइक हैं। दुनिया के कोई कैमरा आप जो डिजाइन से बनाए जाते हैं उनमें ये चीजें निकाल के दिखा दें। इसलिए आप उनको ये बातें समझाकर उनसे पूछें कि तुम लाइका इत्तेफाकात से बना दो बगैर डिजाइन के। किस एवोल्यूशन से? लाइका की जो बेहतरीन किस्म है या हसलब्राट का जो बहुत आला किस्म का कैमरा है, वो इंसानी आंख के मुकाबले पर कुछ भी हैसियत नहीं रखता, कोई निस्बत ही नहीं है। कोई ऐसा कैमरा नहीं है जो सारी दुनिया को एक वक्त में पूरी कायनात को देख रहा हो और वो तस्वीर छोटी सी हो एक, जो अंदर जाके इतनी बड़ी दिखाई दे कि आप आसमान पर नजर जा रहे हैं तो आधा आसमान यानी आधी कायनात आपको नजर आ रही हो। बैक उसी वक्त उसकी डेवलपमेंट हो रही है और चूंकि तस्वीर उल्टी पड़ रही है उसको सीधा करने का इंतजाम पीछे मौजूद, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने का इंतजाम मौजूद, और साथ साथ धुलती जाती है। हर दफा आंख झपकते हैं तो वो तस्वीर धुल के पीछे कहीं रिकॉर्ड हो रही है। और वो बेशुमार प्लेटें हैं जो इंसानी जिंदगी के लम्हात के साथ तकसीम होकर अनगिनत बन जाती हैं। उनकी अपनी अपनी जगह रिकॉर्डिंग मौजूद है जहां से जब चाहें आप रिकॉल कर लें। बचपन में आपने कोई चीज़ खाई है, आपको मज़ा आया था, तो और देख रहे हैं कि ये खाना था, ये उसने पेश किया था, आपको मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी, फौरन आपके सामने आ जाएगा। तो ये बताएं, साइंसदान से कहो कि ऐसा कोई इंसानी कैमरा तो दिखा दो या इसी चीज़ को एवोल्यूशन के जरिए साबित करके दिखा दो। डार्विन के ऊपर मैंने काम किया हुआ है। डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी सेलुलर डेवलपमेंट के ऊपर जरा भी काम नहीं करती और ये साइंटिस्ट जानते हैं, इसलिए मैं इनको मौलवी कह रहा हूं। अच्छा भला पता है इनको बेवकूफ़ों को कि हो ही नहीं सकता, यानी बाहर की हवा में अगर तब्दीलियां पैदा हुई हैं तो उनके नतीजे में वो सेलुलर तब्दीलियां काउंटर जो डीएनए में पैदा होनी चाहिए कि वो रुई बनाना, फर बना दें जिस्म के ऊपर ताकि सर्दी ना लगे, या फर झाड़ दें ताकि गर्मी ना लगे, वो पैगाम अंदर पहुंचाने का कोई निज़ाम नहीं है। समझे? तो दलीलों की तो इंतहाई कोई नहीं। इसलिए ये आंखें बंद करके डिजाइन का इनकार कर देते। जानते हैं वो जो एक है ना, एक साइंटिस्ट जिसका मशहूर है टाइम के ऊपर, जिसने लिखी हुई है किताब हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसको बड़ा उठाया जाता है। वो भी मुझे किसी ने बताया, मैं अभी हवाला नहीं निकाल सका उसका, कि डिजाइन का इनकार कर रहा है। डिजाइन का इसलिए इनकार कर रहे हैं कि जानते हैं कि डिजाइन को माना तो खुदा को मानना पड़ेगा, और अगर प्री प्लान्ड कायनात ना हो तो जो एक आंख की मिसाल दी तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले पर, जितनी उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग की जरूरत है। इंसान की तरफ मौत की हरकत 1 बिलियन साल क्या इटर्निटी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि ब्लाइंड चांसेस के लिए हर अगला कदम उठाने के लिए पहले सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और एवोल्यूशन में बिलियंस ऑफ बिलियंस बल्कि ट्रिलियंस ऐसे चांसेस हैं कि जहां फैसला करना पड़ता है। चुनांचे कुरान करीम ने एक सूरत में यही मजमून बयान फरमाया। भाई ये लोग बेवकूफ़, क्या ये खुद अपने खालिक हैं? डिज़ाइन उन्होंने खुद किया था? नहीं किया। तो फिर ये फैसला कैसे हुआ है? हर कदम पर जहां एक फैसला करना पड़ा है। वो आयत बार बार रिपीट हो रही है, कौन सी आयत है वो? अमनानुल खालिकून। हाँ, कि जब ये चीज़ यूं बनाएगी, वहां उसके बाद ये चीज़ यूं बनाएगी, उसके बाद ये यूं बनाएगी, तो ये खुद अपने खालिक थे
नहीं थे, इनकी कॉन्शियसनेस में डिजाइन का तस्वुर ही कोई नहीं था। फिर कौन था जिसने उसकी तख्लीक की है, किसने डिजाइन किया है? और फिर हर मौके पर एक और आयत अल्लाह ताला फरमाता है, हर मौके पर फैसले करने पड़ते हैं। वो फैसला करने वाली ताकत अल्लाह की है कि इस कदम को इधर नहीं उठना, इधर उठना है। ये डिजाइन से होता है। बस इंसानी जिंदगी में ये डिजाइन हर इंसानी तख्लीक में मौजूद है। अगर डिजाइनर को निकाल दें तो वो चीज़ जो साइंटिफिकली मुमकिन है नामुमकिन हो जाएगी। हर डिजाइनर को अगला कदम रखना पड़ता है। यहाँ ये हो गया, अब अगला पॉइंट ये है, फिर अगला पॉइंट ये है। तो साइंटिस्ट ने, जो एवोल्यूशनिस्ट हैं, मौजूदा इस किस्म के साइंटिस्ट से बहुत बड़े बड़े, जिन्होंने सारी जिंदगियाँ नेचुरल हिस्ट्री पे काम किया है, वो कथित तौर पर ये हवाले देके मिसालें देते हैं कि हमने देखो, हमने लेबॉर्ट्री में इन चीज़ों को इस तरह आगे बढ़ाने की कोशिश की। डिज़ाइनर हम थे, मौजूद थे, उसको आगे बढ़ाते थे, लेकिन एक जगह पहुंचकर हमें महसूस हुआ कि हल है ही नहीं। क्योंकि जिस चीज़ ने जो चीज़ पैदा करनी थी, उस पैदा होने वाली चीज़ के बगैर वो पहली चीज़ मुमकिन नहीं थी। समझे? मुर्गी पहले थी कि अंडा पहले था? इस बहस को उठाते हैं साइंसदान बार बार, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इंसाफ पसंद हैं। वो खुदा माने ना माने मगर हार जाते हैं, कहते हैं बिल्कुल हम हार गए, सारी उम्र कोशिशें की, मेहनतें की, मगर यहाँ पहुँचकर आगे हमारे पास कोई जवाब नहीं। कोई वजह है, कोई बात है कि जिंदगी ने अगला कदम उठाया है, जबकि वो नहीं उठाना चाहिए था उसको। समझे? एक आयत तो ये है जो सूरह अल-वाक़िया में है कि नहनु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहीं, अच्छा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून अफ़रअयतुम मा तुमनून अंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौता व मा नहनु बिमस्बूक़ीन अला नुबद्दिल अमसालकुम व नुनश्शिअकुम फ़ीमा ला तालमून। एक तो ये है, और फिर आगे है वो सिलसिला है, आगे चलें। अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफ़क्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून अफ़रअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाउ जअलनाहु। सिलसिला है सारी जिंदगी का, जिसमें एक एक चीज बयान करके फरमाया है, क्या तुमने खुद डिजाइन किया था इसको? अगर नहीं किया था तो फिर हम कहते हैं हमने किया है। और इस बात का सबूत हर चीज के अंदर मौजूद है कि एक डिजाइनर है, क्योंकि पानी जिसका जिक्र फरमा रहा है अल्लाह ताला, इसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। और पानी का जमीन से, पानी का समंदर से इस तरह उठाया जाना और मुतफर्रक कवानीन का इकट्ठे हो जाना इस बात पर कि ये पानी उठेगा और साफ होकर उतरेगा, इन कवानीन की तख्लीक डिज़ाइन चाहती है। असल पानी जिसका जिक्र फरमाया गया है, ये किस तरह उठता है बादलों की सूरत में। समंदर से अगर पानी को साफ शफाफ करके दोबारा ज़मीन पे उतारना हो तो साइंटिस्ट ज़रा डिज़ाइन करके दिखाएं, मगर उसके लिए कवानीन कुदरत का मुकर्रर करना ज़रूरी है। एक कानून खुदा ताला ने यह बनाया इसके लिए कि जब पानी से भाप उठेगी तो वो पानी का गंध, सॉल्ट, हर चीज़ पीछे छोड़ जाएगी, साथ लेके नहीं उठेगी। समझे? और दूसरा कानून ये बनाया कि जब वो उठेगी तो बिजली पैदा होगी इससे। निचली सतह का एक चार्ज होगा और उठने वाली सतह का दूसरा चार्ज होगा। ये कानून है। अब ये क्यों है ये कानून? किसी पर्पस के लिए होना चाहिए। पर्पस ये है कि अगर ये ना होता तो दोबारा पानी नीचे उतरता ही ना। फिर ये बिजली ही है जो बादलों को फोका या भरा हुआ बनाती है। असल में पहाड़ों पर जो बिजलियों के कड़के पड़ते हैं वो इसलिए है कि जब ये पानी अव्वल तो साफ होकर उठता है, फिर हवाओं का जिक्र फरमाया गया। हवाएं
उसको लेकर एक खास टेम्परेचर चलती हैं, आगे पहाड़ों की रोकें बनाई हुई हैं। अगर वो रोके ना हो तो सराय अरब की तरह बादल गुजर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। वहां उन रोकों पर जाके इकट्ठे होंगे बादल और डेंस होंगे। जब डेंस होंगे तो फिर भी वो पानी नहीं बन सकते। फिर उस बिजली की लहरों की ज़रूरत है जो एक मनफी बिजली दूसरी बिजली मुस्बित बिजली की तरफ या बरक्स उसके हरकत करे। उसके कड़ाके से तेजी से गुजरने के नतीजे में कई चीज़ें पैदा होती हैं। एक चीज़ जो सबसे अहम है वो पानी के बनने का अमल है। ये हर छोटी क्लास का जो स्कूल का तालिब इल्म वो भी जानता है साइंस का कि कोलेस्ट्रॉल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन से मुराद है जिस्म के अंदर खून एक पानी की शक्ल में है, उसके अंदर जर्रे लटके हुए हैं। देखने में एक सुर्ख माया दिखाई देता है मगर उसके अंदर गोल गोल छोटे छोटे जर्रे लटके हुए हैं। वो जो जर्रे हैं वो कंपाउंड नहीं है। अगर कंपाउंड हो तो बस हम रंग मिला दें किसी चीज़ में तो वो कंपाउंड बन जाता है, यानी मिक्सचर बन जाएगा या कंपाउंड बन जाएगा। मिक्सचर या कंपाउंड में बिजली गुजारो तो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा उसको। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन अगर हो तो कोलाइडल सोल्यूशन की में खुदा ताला ने यह कानून रख दिया है कि हर जर्रा मालिक्यूल वो दूसरे मालिक्यूल के साथ एक बिजली का ताल्लुक़ रखता है। एक हिस्सा मनफी है, एक मुस्बित है। जब उसमें से बिजली गुजरती है तो उन दोनों हिस्सों को वो जोड़ देती है और जो बिखरे हुए जर्रे थे वो एक दूसरे से जुड़ने लग जाते हैं गुजरती हुई बिजली के असर से। लेकिन इससे पहले उनके अंदर डिवीजन मौजूद है, माइनस और पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। वो चार्जेस ना हो तो ये अमल नहीं हो सकता और ये कोलाइडल सोल्यूशन में ज़रूरी था। तो पानी जो उठता है वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन जब ये बिजली का अमल इस पर होना हो, जब बारिश बनानी हो, तो उससे पहले अल्लाह ताला इसको कंडेंस इस तरह करता है कि साइंटिस्ट मुत्तफिक हैं कि ये कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। हवा में पानी के कतरे इस तरह हो जाते हैं कि वो कोलाइडल सोल्यूशन की तरह ऐसी शक्ल इख्तियार कर जाते हैं कि बिजली उसमें से गुजरेगी तो जो अलग अलग मॉलिक्यूल जब इकट्ठे होकर भारी कतरे बन जाएंगे। अब ये दोबारा ड्रॉप करने के लिए अल्लाह ने यह कानून बनाया हुआ है। अब बताएं ये डिज़ाइन है या किसी मौलवी का किस्सा है? मौलवी समझते हैं कि हर चीज़ उसकी कुदरत में है। वो ये मौलवी उन दूसरों की किस्म के हैं। वो कहते हैं कोई डिज़ाइन हो ना हो, आप ही हर चीज़ हो सकती है। दोनों दरअसल खुदा के मुनकिर हैं। वो खुदा की कुदरत और उसकी शान के मुनकिर हैं मौलवी कि जब का खुद बना दिया, जब जो मर्जी बना दिया। और ये लोग खुदा के अमल दखल के मुनकिर हैं। लेकिन जब कायनात को पढ़ते हैं तो बिल्कुल और चीज़ दिखाई दे रही है। अब ये बिजली का अमल है, इसने पानी गिराया है और पहाड़ों पर अगर ये ना गिरता तो खुश्क ज़मीनें, फ़र्ज़ करें अगर पहाड़ के बगैर मुमकिन होता तो रिजर्वायर नहीं बन सकते थे पानी के। जब तक बारिश होती सरसब्जी और शादाबी दिखाई देती, बारिश ख़त्म, कुछ देर के बाद ख़त्म। पहाड़ों पे इसके बर्फ़ों के तौदे लग जाते हैं जो इस बात के ज़ामिन बन जाते हैं कि वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी नीचे उतरे। नंबर 2, खाद कहाँ से मिलती? पहली ज़िंदगी को नशोनुमा के लिए ये जो बिजली के कड़के हैं ये नाइट्रोजन को हवा में इस्तेमाल करके उसके साथ इतनी खाद बना देते हैं कि वो बारिश के पानी के साथ उतरती है। और अगर ये अमल ना होता, नाइट्रोजन के ऊपर बिजली का ये असर कि वो मिलाकर उसको खाद बना दे, तो पानी जितना मर्जी उतरता कुछ भी नहीं होना चाहिए हरियावल। जितनी पहाड़ों पर बेशुमार सब्जी दिखाई देती है, बावजूद इसके कि हर वक्त साइल कट रहा है और नीचे धुल रहा है, उसकी वजह पानी की ग़िज़ाइयत है। उस पानी के अंदर
गैर मामूली तौर पर खाद बनाने का और शामिल करने का ये इंतज़ाम है ऊपर बिजली के ज़रिए से कि साइंसदानों ने कैलकुलेट किया है कि एक दिन में पहाड़ों पर जितनी खाद बन जाती है, सारी दुनिया के इंसानी कारखाने सारे साल में उतनी खाद नहीं बनाते। ये फिर बिजली का अमल पानी के उठने के साथ शामिल है। फिर ओजोन, अगर ओजोन ना होती तो ये अमल मुमकिन नहीं था। ये जो ओजोन पैदा होती है O3, इसकी वजह से ये फिर खाद का अमल बनता है। और ओजोन एक और काम भी कर जाती है साथ कि वो फिजा को जरासीम से पाक कर देती है। तभी जब बारिश की हवा आती है ना, वो ओजोन की वजह से वो ताज़ा लगती है हमें। और ओजोन खुद ज़िंदगी के लिए मौलिक है, लेकिन जब उसको इस तरह इस्तेमाल किया जाए तो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लाजमी है। और उसकी वजह से जरासीम भी मिट गए सारे। साफ शफाफ पानी आसमान से उतरा, खाद लेकर उतरा, और ओजोन के नतीजे में उसके अंदर हर किस्म के जरासीम ख़त्म हो गए। समझे? और ये जो पानी है फिर ये सारा अमल दोहरा के गंदा हो के जो बचा खुचा जो भी है समुद्र में वापस मिलता है, तो वहाँ से फिर उसको ये अमल उठाना शुरू कर देता है। और ये कानून बना लिया अल्लाह ने कि पानी के ऊपर हवा ये अमल दिखाएगी कि धूप हो या ना हो, गर्मी हो या ना हो, पानी जब हवा पर जब पानी पे चलेगी तो पानी जरूर उठेगा। ये भी कानून है। किसने बनाया? क्यों बन गया? तेल क्यों नहीं उठ जाता? और बेशुमार चीजें हैं, वो खुद बहुत क्यों नहीं उठती? पानी पर यह कानून है अल्लाह ताला का कि पानी पर जब हवा चलेगी पानी उठेगा, और जब उठेगा तो बिजलियां बनाएगा। अब बिजली बनाने का कारखाना ऐसा बना के तो दिखाएं। इतना बड़ा बिजली का कारखाना बना हुआ है इस वजह से, इस अमल से कि सारी दुनिया की बिजली की मशीन है, बिजली बनाने की जो कि जनरेटर्स वगैरह और जो ताकतें हैं, वो 100 साल में इतनी बिजली नहीं बना सकते जितनी बिजली एक साल या चंद थोड़े अरसे में अल्लाह ताला की अमल से ये खुद ब खुद पैदा हो रही है, बन रही है। ये बिजली के अमल का कानून किसने बनाया है? क्यों इसके साथ उसको बांधा गया? क्यों इसने वहां जाके फिर ऊपर अमल दिखाया दोबारा? क्यों इसके नतीजे में ओजोन बनी? फिर ओजोन मिट क्यों गई? बनी और गायब हो गई। इसलिए कि अगर वो गायब ना होती तो सारी जिंदगी को हलाक कर देती। इसलिए कानून कुदरत देखें, अब ओजोन जो सबसे ज्यादा हैवी वो है गैस, उसको ऊपर आसमान पे रखा हुआ अल्लाह ताला ने, और नीचे उतारता है उस वक्त जब जरूरत पड़ती है, फिर डिस्ट्रॉय कर देता है उसको। इतनी हैवी गैस ऊपर क्या कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड नीचे बैठ जाती है और ओजोन ऊपर जाके बैठी हुई है। उसके लिए ऐसा अमल खुदा ने बनाया है कि वो नीचे आ ही नहीं सकती, ऊपर बन के काम करती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या काम कर रही है वो? सारी ऑस्मोटिक रेडिएशन, ऑस्मोटिक नहीं यानी कॉस्मिक रेडिएशन, उसकी छाननी है ओजोन। उसमें से सिर्फ उस रेडिएशन को नीचे उतरने देती है जो इंसान की बका के लिए जरूरी है। बाकी सारी रेडिएशन को ऊपर ही काट छांट के फेंक देती है। अब मुझे बताएं तो सही, डिजाइन नहीं है तो क्या है ये? सवाज के पागल का नहीं, मैंने नहीं माना, नहीं माने तो जाए जहन्नम में, हमें कैसे? डिजाइन तो इतना वाज़े, इतना कती है कि सवाए इसके कि इंसान अंधा होने का फैसला कर ले, वो मजबूर है डिजाइन देखने पर, और डिजाइन हटाकर फिर बताइए क्या बना, फिर पानी चढ़ा के दिखा दे। उसका उतरना तो अलग, दरकिनार पानी का चढ़ाना ही बता दे। और फिर इतने परफेक्ट डिजाइन में कि वो उनके रुख हवाओं के, कुरान करीम इसका भी जिक्र फरमा रहा है, ऐसे हैं कि वो पहाड़ ऐसी जगह बनाए गए जहां हवाओं के रुख उनसे टकरा रहे हैं, और वहां से पानी उतर के फिर जमीन के हर हिस्से को सैलाब कर रहे हैं।
और फिर ज़मीन में पानी घुसकर एक जगह जाके अवेलेबल हो जाता है, ठहर जाता है, और जो दूसरा गंध है उसका वो साफ शफाफ होकर कुएं से साफ सुथरा पानी भी निकलता है। अगर वही डूबता चला जाता, कुरान करीम इस बात को भी उठा रहा है कि तुम्हें डिज़ाइन क्यों नहीं नजर आ रहा, अगर उसी पानी को हम और डुबो देते तो तुम जितना मर्जी जोर लगा लेते, तुम पानी ज़मीन से खींच नहीं सकते थे। इसलिए कि लेयर खुदा ने एक वहाँ बनाई हुई है चिकनी ऐसी अक्सर जगह कि जहाँ जाके पानी फिर मजबूर है ठहरने पर, उसकी पॉकेट्स बनाई हुई हैं, वहाँ से हम निकालते हैं और पीते हैं। और कितने चाहिए आपको डिज़ाइन? सही, बस काफ़ी हो गया है ना? जी हाँ, काफ़ी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।